सजेशंस को डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट सजेशन बच्चों जो कि था कैबिनेट मिशन प्लान का, वो था इंडियन यूनियन। और उसमें ये कहा गया था कि द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टाइप। मतलब जितने भी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की प्रोविंसेस हैं, जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हैं, मतलब सूबे और जो शाही रियासतें हैं, उन तमाम सबको इकट्ठा करके इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को एक यूनियन का दर्जा दे दिया जाएगा। उसके बाद मतलब जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बच्चों वो गवर्नमेंट की टाइप होती है जिसमें एक आपकी नेशनल गवर्नमेंट होती है और फिर आपकी बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपकी नेशनल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। मतलब उसके अकॉर्डिंगली तमाम जो भी उनके टास्क होते हैं, जो भी उन्होंने, तो कैबिनेट मिशन में ये कहा गया था कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। दूसरा पॉइंट था हमारे पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसमें अब ये है बच्चों की एक तो तरफ तो मतलब फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में कहा गया था कि इम्प्लीमेंट की जाएगी। दूसरी इस तरफ ये कहा गया था कि जितने भी एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं स्टेट के, जिनमें फॉरेन अफेयर्स आ जाते हैं, डिफेंस मैटर्स होते हैं, तो ये तमाम मैटर्स जो है ये स्टेट डील करेगी। मतलब सेंटर जो है, नेशनल असेंबली जो है वो डील करेगी। बट जो इंटरनल मैटर्स हैं स्टेट के, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जो इंटरनल मैटर्स होंगे, जो अंदर के मामलात होंगे, वो उनमें प्रोविंसेस को आज़ादी दे दी जाएगी, सूबों को खुद मुख्तारी दे दी जाएगी कि वो अपने मुताबिक जो मतलब उन्हें सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंगली वो तमाम टास्क परफॉर्म करें। मतलब हर सूबे को आज़ादी दी जाएगी, टू सम एक्सटेंट उसे कुछ हद तक आज़ादी दी जाएगी कि वो लिमिट्स में रहते हुए, ठीक है, जो सेंटर की तरफ से लिमिट्स फिक्स कर दी जाएंगी, उन लिमिट्स में रहते हुए जो भी न्यू लॉज उन्होंने बनाने हैं अपने प्रोविंस के लिए वो बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो था वो ये था बच्चों की ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के वो तमाम प्रोविंसेस, मतलब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में 3 ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में वो तमाम प्रोविंसेस शामिल होंगे जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है। मतलब वो तमाम प्रोविंसेस जहाँ पे हिंदू अक्सरियत में है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो उन तमाम प्रोविंसेस को इकट्ठा करके ग्रुप ए बना दिया जाएगा। ग्रुप बी जहाँ वो ऐसे तमाम प्रोविंसेस जहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, तो उन प्रोविंसेस को इकट्ठा करके ग्रुप बी बना दिया जाएगा। उसके बाद ग्रुप सी में बंगाल और असम, और ये बच्चों वो 2 इलाके थे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम रेशो जो थी वो तकरीबन इक्वल लेवल पे थी। तो इस तरह 3 ग्रुप्स में इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया था। 3 ग्रुप्स बनाए गए थे। ग्रुप ए में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, और ग्रुप सी में बंगाल और असम के सूबे शामिल थे। अब उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब आइन साजी के लिए जो असेंबली बनानी थी, तो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। और बेसिकली वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, उसके मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। मतलब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जितने भी सूबे हैं उन सूबों की जो असेंबलीज होंगी, प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी, सूबाई असेंबलियाँ जो होंगी, उनके मेंबर्स जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जो 3 ग्रुप्स बनाए गए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, तो उनके लिए मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी उनके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बल्कि वो तीनों ग्रुप्स अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाएंगे। बच्चों आपको क्लियर हो रहा है? किरण है यहाँ पे? किरण यस मैम। क्लास है। मैम 4th पॉइंट Yes, ma'am. कर है। ओके। 4th पॉइंट बच्चों Yes, मैं आपको ma'am. ये बता रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ये कहा गया था, मतलब ऐसी असेंबली जो आइन बना सके, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहा गया था कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी सूबाई असेंबलियाँ, जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, वो तमाम असेंबलीज मिलकर, मतलब उनके जो मेंबर्स हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। किसको इलेक्ट करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक आइन बनाएंगे जो कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
लेकिन जो 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, वो तीनों ग्रुप्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम करेंगे, खुद बनाएंगे। इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इंडो पाक। हाँ जी किरण बोले। मैम इसका मतलब फिर यूनाइटेड स्टेट होगी, उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा? नहीं, अभी डिवाइड नहीं होना था, अभी मतलब इकट्ठा ही इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में रहना था, जो कैबिनेट मिशन में सजेशंस दी गई थी। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट एक मतलब ऐसी फॉरेन ही, जो इलेक्शंस हुए थे 1945 1946, उन इलेक्शंस की बेस पे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में एक गवर्नमेंट जो है वो बना दी जाएगी, ठीक है, जो कि तब तक काम करेगी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा, तब तक वो गवर्नमेंट काम करेगी। और उस गवर्नमेंट में इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे, लेकिन कोई भी ब्रिटिश सिटीजन जो है वो उस गवर्नमेंट का मेंबर या उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर नहीं होगा, बल्कि तमाम लोकल लोग ही उसमें शामिल होंगे। उसके बाद जो हम पढ़ने लगे हैं वो है सेपरेशन फ्रॉम ग्रुप। अब इसके बारे में ये दोबारा रिपीट कर दो। ये कहा गया था कि जब तक इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ठीक है, जिसे प्रोविंशियल असेंबली सेलेक्ट करेंगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेगी, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के लिए एक आइन नहीं बना लेगी, तब तक एक टेम्पररी गवर्नमेंट, ठीक है, आर्जी तौर पर इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में एक गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी। और उस गवर्नमेंट में कौन शामिल होगा? उसमें इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव उस गवर्नमेंट में शामिल होंगे। कोई भी ब्रिटिश सिटीजन, कोई भी बरतानवी शहरी उसमें उस गवर्नमेंट में शामिल नहीं होगा। इसके बाद सेपरेशन फ्रॉम ग्रुप, तो जो ग्रुप 3 ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। अब उनमें जो प्रोविंसेस शामिल थे, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए में बम्बई, यूपी, सीपी, उड़ीसा, बिहार, ये तमाम प्रोविंसेस शामिल थे। तो अब इन तमाम प्रोविंसेस को चॉइस दे दी गई थी कि अगर ग्रुप ए में जो प्रोविंसेस शामिल हैं, सूबे शामिल हैं, उनमें से किसी भी सूबे को अगर अपना ग्रुप अच्छा नहीं लगता, अपने लिए सूटेबल नहीं लगता, तो वो किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह ग्रुप बी में पंजाब, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी शामिल थे। तो अगर पंजाब को या सिंध को या एनडब्ल्यूएफपी को किसी भी एक प्रोविंस को ग्रुप बी अच्छा नहीं लगता, तो वो ग्रुप ए या ग्रुप सी को ज्वाइन कर सकता है। बच्चों, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है? यस मैम। यस मैम। जी मैम। जी मैम। यस मैम। ओके मैम। शुएब, आप अपना माइक अनम्यूट करें। मोहम्मद शुएब, यस मैम। अच्छा, हाँ जी। अब आप मुझे बताएं कि इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर दें, सेपरेशन फ्रॉम ग्रुप, आपको क्या समझ आई है इसमें? मैम ये है कि अगर कोई एक ग्रुप का, ए ग्रुप या बी या सी ग्रुप का कोई ऐसा है जो वो एग्री ना करता हो कि मैं इस ग्रुप में रहूं, तो वो क्या करता था, वो दूसरे ग्रुप में जा सकता है। ये उनको हाँ जी, परमिशन दी गई थी। बस आसान वर्ड में यही बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चे। बंद अनम्यूट वो म्यूट कर दें, सॉरी, अपने माइक को। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम करने लगे हैं वो सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन में बच्चों ये कहा गया था, ये सजेशन दी गई थी कि जो 3 ग्रुप्स बनाए गए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, उनमें से कोई भी ग्रुप। जी हाँ जी बोले रसिया। जी बोले। मैम किसी ने फिर ग्रुप चेंज किया भी था तब? नहीं, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई थी, ये सिर्फ सजेशंस ही रही थी, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, कैबिनेट मिशन प्लान बच्चों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में। मैम ये सेकंड वाला जी मैम, ये सेकंड वाला पॉइंट प्लीज समझा दें, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला। मैं एक मिनट आपको ना एंड पे समझाती हूँ, एक दफा ये मैं पॉइंट्स कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं समझाती हूँ, ठीक है? ओके मैम। सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन में बच्चों ये कहा गया था कि जो 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं प्रोविंसेस के, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, तो कोई भी ग्रुप जो है, चाहे वो ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो या ग्रुप सी हो, ठीक है, कोई भी ग्रुप जो है वो 10 साल गुजरने के बाद, मतलब 10 इयर्स का टाइम फिक्स किया गया था, एक टाइम पीरियड था 10 इयर्स का, वो फिक्स कर दिया गया था कि 10 साल जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद कोई भी ग्रुप जो है वो अगर इंडियन यूनियन को छोड़ना चाहता है तो छोड़ के अपनी एक अलग से स्टेट बना सकते हैं। मतलब अब जिस तरह ग्रुप बी और ग्रुप सी जो थे, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ग्रुप बी तो टोटली मुस्लिम
मेजॉरिटी प्रोविंसेस उसमें शामिल थे। ग्रुप सी में बंगाल में बंगाल के एक हिस्से में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मतलब वहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे। तो इन ग्रुप्स के बारे में कहा गया था, ग्रुप बी और ग्रुप सी के बारे में, कि अगर वो इंडियन यूनियन से अलग होकर अपने लिए अलग से वतन बनाना चाहते हैं, एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, तो 10 साल गुजरने के बाद ये कोई भी ग्रुप अपनी अलग से स्टेट बना सकता है। तो इस तरह आप ये भी कह सकते हो कि इन डायरेक्ट वर्ड्स में पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था। अब मैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाले पॉइंट्स को रिपीट करने लगी हूँ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में बच्चे ये कहा गया था कि जितने भी स्टेट के एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं, मतलब जो बाहर के मामलात होते हैं, जिस तरह मतलब खारजा पॉलिसी हो गई या किसी दूसरे मुल्क के साथ एक मुल्क ने अपने ताल्लुकात जिस तरह कायम करने होते हैं, एक तो फॉरेन अफेयर्स और दूसरी बात ये कि डिफेंस मैटर्स, ठीक है, और कम्युनिकेशन, मतलब दूसरी स्टेट के साथ डील कैसे किया जाए। तो ये जो मैटर्स थे ये सेंटर को दे दिए गए थे कि नेशनल असेंबली के पास होंगे, और बाकी मतलब जो इंटरनल मैटर्स थे दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट के, वो प्रोविंसेस को दे दिए गए थे। मतलब क्या है इस बात का कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जितने भी प्रोविंसेस थे उन तमाम प्रोविंसेस को आज़ादी दे दी गई थी कि वो लिमिट्स में रहते हुए, मतलब जो लिमिट्स सेंटर की तरफ से या नेशनल असेंबली की तरफ से फिक्स की गई हैं, उन लिमिट्स में रहते हुए अपने लिए लॉज बना सकते हैं या अपने डिपार्टमेंट्स को चला सकते हैं। मैम इसके जी बोले। मैम जी 6 वाला पॉइंट भी समझा दें, मैं अभी ज्वाइन हुआ इंटरिम गवर्नमेंट वाला। उसमें मुझे क्लास ये कब कहा गया स्टार्ट था हुई है? कि क्लास 3:15 पे स्टार्ट हुई है। ओके मैम, जो आपने पहले करवाया उसे रिपीट कर दें प्लीज। ओके, मैं कर देती हूँ। अच्छा, इसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनाई जाएगी, ठीक है, मतलब एक ऐसी असेंबली बनाई जाएगी जो कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के लिए आइन बना सके, कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे, करेंगे। इसके अलावा ये चॉइस भी दी गई थी कि जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है, तो वो जो आइन बनाया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो आइन बनाएगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन ग्रुप्स में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि ये ग्रुप्स अपने लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, जब तक आइन नहीं बनता, तब तक इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में एक टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, और उस गवर्नमेंट में इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके नुमाइंदे शामिल होंगे। कोई भी ब्रिटिश सिटीजन जो होगा, कोई भी ब्रिटिश शहरी जो होगा, वो इस पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा, मतलब इस गवर्नमेंट का मेंबर नहीं होगा। तो ये हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है। अब एंड पे मैं आपको बताने लगी हूँ वीटो पावर। वीटो पावर में मतलब जिस तरह स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था, सुबह ही बता दिया था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया था कि किसी भी माइनॉरिटी को ये राइट नहीं दिया गया कि वो कैबिनेट मिशन की सजेशंस को, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को वीटो कर सके, मतलब अपोज कर सके, रिजेक्ट कर सके। तो अब मतलब आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग को तो अलाउ ही नहीं किया गया था कि वो कैबिनेट मिशन को वीटो कर सके। सिर्फ कांग्रेस के पास ये ऑप्शन था कि कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस इसे रिजेक्ट कर सकती थी। अब जब कैबिनेट मिशन के सजेशन सामने आ गई, कैबिनेट मिशन के जो प्रपोजल्स थे वो सामने आ गए, तो आप देख सकते हैं कि इसमें यूनाइटेड इंडिया की बात की गई थी, यूनियन ऑफ इंडिया की बात की गई थी। इसमें सेपरेशन की या पार्टीशन की कोई भी बात नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वेलकम किया था इमीडिएटली, मतलब कैबिनेट मिशन प्लान को वेलकम किया था कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसे ब्रिटिश ने एक्सेप्ट। जवेरिया, आपने क्या बोले? आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? मैम ये बीच में थोड़ी सी आ रही है, खराब हुई थी, अब ठीक है मैम, आ रही है। ओके। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से स्टार्ट में जैसे ही मतलब कैबिनेट मिशन के सजेशन सामने आए तो कांग्रेस की तरफ से इन्हें वेलकम किया गया था, ठीक है। और क्यों वेलकम किया गया था? क्योंकि कैबिनेट मिशन में पार्टीशन का कोई डायरेक्ट वर्ड्स में या वाज़ह तौर पे कोई भी जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि इंडियन यूनियन का जिक्र किया गया था कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा रहेगा।
ऑन दी अदर हैंड अगर हम मुस्लिम लीग का बिहेवियर देखें तो मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान से, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग के पास वीटो का राइट ही नहीं था, मतलब मुस्लिम लीग ने हर हाल में कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करना था। तो इस वजह से आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन मीटिंग्स हुई थी मुस्लिम लीग की, और उसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ से कायद आज़म को फुल अथॉरिटी दे दी गई थी कि कायद आज़म की पे डिपेंड करता है कि वो इसे वेलकम करते हैं या इस पे प्रोटेस्ट करते हैं। बट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। और क्यों एक्सेप्ट किया था? क्योंकि इनडायरेक्ट वर्ड्स में आफ्टर 10 इयर्स पाकिस्तान बनने की पॉसिबिलिटी मौजूद थी। तो इस वजह से कायद आज़म ने कैबिनेट मिशन को वेलकम किया था, इसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग की लीडरशिप की तरफ से ये डिसीजन सामने आया कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके साथ ही कांग्रेस ने ये मतलब अनाउंस कर दिया कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान को अपोज करती है, रिजेक्ट करती है। और इसकी वजह यही थी क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट किया था, तो इस वजह से कांग्रेस ने इसे अपोज कर दिया था, इसे वीटो कर दिया था। और एट द एंड आप कह सकते हो कि जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि स्टार्ट में ही ये अनाउंस कर चुकी थी कि गवर्नमेंट में सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर बना सकेंगी या पार्टिसिपेट कर सकेंगी जो कि कैबिनेट मिशन को ओके करेंगी, उसे एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन चूंकि अब मैंने आपको भी बताया कि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करने से तो रिफ्यूज़ कर दिया था, उसके बावजूद जब गवर्नमेंट बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस ऑफ 1945-46, तो जब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में गवर्नमेंट बनाई गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश की तरफ से कांग्रेस को फोर्स किया गया कि कांग्रेस भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो पूरे मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज कांग्रेस को दे दी गई थी। तो इस तरह मतलब उनके ब्रिटिश के फोर्स करने पे, उनकी प्रेशराइज करने पे, उनकी मिन्नतें तरले करने पे भी आप कह सकते हो कि कांग्रेस ने गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इस तरह वो मिले हुए थे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के अगेंस्ट। अब इसमें जो मतलब एक इम्पोर्टेंट पोस्ट जो कि मुस्लिम लीग को दी गई थी वो थी फाइनेंस मिनिस्टर, और वो लियाकत अली खान को बनाया गया था। और लियाकत अली खान ने जो उस टाइम पे बजट दिया था इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का, तो उस बजट को आप ये भी कह सकते हो कि वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का बेस्ट बजट कंसीडर किया जाता है। बल्कि मतलब 2020 तक अब तक चाहे दोनों स्टेट्स अलग हो चुकी है, इंडिया बन चुका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो अब तक की हिस्ट्री में जो लियाकत अली खान ने बजट दिया था वो बजट बेस्ट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा इस बजट को पुअर मैन बजट भी कहा जाता है, जो लियाकत अली खान ने उस टाइम पे दिया था। पुअर मैन बजट, ठीक है, जो लियाकत अली खान ने उस टाइम पे बजट दिया था उसे पुअर मैन बजट भी कहा जाता है, और ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का हिस्ट्री का बेस्ट बजट कंसीडर किया जाता है। तो ये था बच्चों हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान, हाँ जी आप लोगों ने कुछ पूछना है? पुअर मैन क्यों कहा जाता? क्योंकि इसमें गरीब लोगों के मतलब जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का लोअर क्लास थे, ठीक है, या मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लासेस जो थी, तो उन सब क्लासेस के राइट्स को सामने रखा गया था। ठीक है, उन्हें फाइनेंशियली आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था इस बजट में। तो इस वजह से इसे पुअर मैन बजट भी बोलते हैं और बेस्ट बजट भी इसे बोला जाता है। कोई और क्वेश्चन बच्चों? नो मैम। नो मैम। ओके, अब हमारा पाकिस्तान मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट का लास्ट टॉपिक है जो कि है 3 जून प्लान। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेबल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस एंड कैबिनेट प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान जो था, ये दोनों फेल हो गए थे। ठीक है, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सके थे, फेल मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम नहीं है ओके क्लास सॉरी। में। नहीं नहीं, मैं क्लास में हूँ, मैं आ गई हूँ, एक मिनट। कैबिनेट मिशन प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट मिशन प्लान दोनों फेल हो चुके थे, और लॉर्ड बेवल की तमाम एफर्ट्स, तमाम स्ट्रगल्स जो थी, जो कि इंडिया को इकट्ठा रखने के लिए की जा रही थी, वो तमाम स्ट्रगल्स फेल हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग इस अपने डिमांड से पीछे नहीं हट रही थी। मुस्लिम लीग की लीडरशिप की एक ही डिमांड थी, और वो ये थी कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी। उसकी बुनियाद पे, टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को मोर देन 1 स्टेट्स में डिवाइड किया जाए। अब लॉर्ड वेवल को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लेस कर दिया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन को इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट एज अ वाइस रॉय ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट बनाकर भेजा गया। लॉर्ड वेवल जब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में एज अ वाइसराय यहाँ पे आए, तो उन्हें ये टास्क दिया गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्ट्रगल करनी है, ये एफर्ट करनी है कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को इकट्ठा रखा जा सके। लेकिन अगर मुस्लिम लीग इस पे विलिंग नहीं होती, तो उसके बाद इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक टाइम फिक्स किया गया था कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जो डिवीजन है वो जून 1948 तक होनी है। मतलब तब तक पावर जो है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की, वो यहाँ के लोकल को हैंड ओवर कर देनी है, और ब्रिटिश का रूल इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट से ख़त्म हो जाना है। तो इसके साथ ही मतलब लॉर्ड माउंटबेटन ने आते साथ ही इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी थी, मुस्लिम लीग से भी और कांग्रेस से भी। अब मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट उस टाइम पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियर कट वर्ड्स में लॉर्ड माउंटबेटन को ये डिमांड कर दी थी कि मुसलमान या मुस्लिम नेशन जो है वो पार्टीशन के अलावा किसी भी स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब हर हाल में मुस्लिम लीग को डिवीजन चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, इसके अलावा कोई भी फार्मूला, कोई भी स्कीम एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो 1945-1946 के जो इलेक्शन थे, वो भी मुस्लिम लीग की पोजीशन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर चुके थे। मुस्लिम लीग की पोजीशन स्ट्रेंथन हो चुकी थी उस टाइम पे, उन्हें मजबूती मिल चुकी थी, मतलब सपोर्टर्स उनके पीछे मौजूद थे। तो इस वजह से पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे मतलब कॉन्फिडेंट होकर मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी, वो अपनी डिमांड पे मतलब डिमांड कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर कांग्रेस का बिहेवियर देखें, तो कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड की जा रही थी कि कांग्रेस की लीडरशिप पार्टीशन को, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन को किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब वाइसराय ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, जो कि उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन कायद आज़म अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटे। तो उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। और प्रेशराइज क्यों करना स्टार्ट किया? इस वजह से ताकि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो पार्टीशन पे एग्री हो जाए, पार्टीशन विलिंग मतलब उस पर विलिंग हो जाए। लेकिन उसके साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस की लीडरशिप से ये प्रॉमिस किया था कि अगर पार्टीशन हुई, पार्टीशन तो लाजमी होनी है, लेकिन इतना मतलब वीक पाकिस्तान क्रिएट किया जाएगा, इतना कमज़ोर पाकिस्तान बनाया जाएगा, जो कि कुछ अरसे के बाद ही पाकिस्तान की लीडरशिप खुद ही से ये मतलब रिक्वेस्ट करेगी कि पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया में शामिल किया जाए, मर्ज किया जाए। तो इस तरह कुछ अरसे के बाद ही पाकिस्तान दोबारा से इंडिया में मर्ज हो जाएगा, और इंडिया जो है वो दोबारा से इकट्ठा हो जाएगा। तो आप क्या ये भी कह सकते हो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने इस प्रॉमिस को फुलफिल किया, अपने इस वादे को पूरा किया जो कांग्रेस के साथ किया गया था, और पाकिस्तान को मतलब एक स्टेट, ऐसी स्टेट बनाया गया जो कि बहुत ज़्यादा वीक स्टेट कंसीडर की जाती थी। अब जो उसमें मतलब कहा गया करने लगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस के बारे में क्लियर कट कहा गया कि उनकी ये मतलब वो इंडिया का पार्ट है, ठीक है। उनके लिए ये नहीं कहा गया था कि उनके पास ये चॉइस है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें, बल्कि उनके बारे में क्लियर कट वर्ड्स में कह दिया गया था, प्लान में अनाउंस कर दिया गया था कि ऑल जितने भी हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं वो
इंडिया का पार्ट कंसीडर किए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम पंजाब के प्रोविंस को देखें तो शायद कभी आप लोगों ने सुना हो कि इंडिया में भी एक पंजाब है जहाँ पे सिख मेजोरिटी में है। तो पंजाब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, और जो पार्ट जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे वो पार्ट पाकिस्तान को दे दिया गया था, दूसरा पार्ट जो था वो इंडिया में शामिल कर दिया गया था। इसके अलावा बंगाल के साथ भी यही हुआ था। बंगाल का वो पार्ट मतलब ईस्ट बंगाल जहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे वो पाकिस्तान के साथ शामिल कर दिया गया था, जबकि वेस्ट बंगाल जो था, वेस्ट बंगाल को जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में थे वो इंडिया के साथ शामिल कर दिया गया था। उसके अलावा सिंध का जो प्रोविंस था, तो सिंध में जो कि मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी, मुसलमान अक्सरियत में थे, तो सिंध की जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसे ये चॉइस दी गई थी कि उनकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब आप लोग ये देखिए कि सिंध की प्रोविंशियल असेंबली ने 1940 में मतलब लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी, लेकिन 1939 में सिंध की असेंबली ने, प्रोविंशियल असेंबली ने ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दी थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद 3 जून प्लान में ये कहा गया था कि सिंध के पास चॉइस है कि उन पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान को चूंकि उस टाइम पे एक फुल फ्लेज प्रोविंस आवाज नहीं आ रही। नहीं बनाया गया था, अगरचे मतलब मुसलमानों की तरफ से डिफरेंट ओकेजन्स पे ये डिमांड की जा रही थी। अब आ रही है या अब भी नहीं आ रही मेरी आवाज? अब आ रही है। ओके, अब क्लियर आ रही है ना? जी मैम। जी मैम। यस मैम। ओके, तो बलूचिस्तान जिसके बारे में मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से बार बार ये डिमांड की जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस दिया जाए, लेकिन आखिर तक बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस नहीं दिया गया था। तो इस वजह से 3 जून प्लान में ये कहा गया था कि बलूचिस्तान का जो शाही जिरगा और जो बलूचिस्तान की म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वो बलूचिस्तान के फ्यूचर को डिसाइड करेंगी कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिया को ज्वाइन करना है। बच्चों 1 मिनट में आपके अटेंडेंस मार्क कर लूँ, आपने अपने माइक्स को म्यूट ही रखना है, ठीक है? अनम्यूट नहीं करना। तो बलूचिस्तान के बारे में म्यूनसिपल कमेटीज़ को ये और शाही जिरगे को ये डिसीजन दे दिया गया मतलब उनके पास ये मैटर चला गया था कि वो सिलेक्ट मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को सहेलट असम का वो इलाका था जहाँ पे ये दे दिया गया था, ठीक है? वहाँ पे रिफ्रेंड मेरी तरफ सिग्नल फुल है, अब भी वेट करना मेरा। अब आ रही है मैम। एक मिनट ठहरे। पता नहीं क्या हो रहा है, आ रही है नहीं आ रही? जी मैम आ रही है। हमारी अब ओके, तो सेलेट के मतलब वहाँ पे सेलेट और इसके अलावा NWFP का जो आ रही है इलाका मैम था, आवाज जो आपकी। ओके, तो इनको ये चॉइस दी गई थी कि वो
रेफरेंडम के थ्रू, मतलब वहाँ के लोगों को ये चॉइस दी गई थी कि रेफरेंडम के थ्रू वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो इस बात को डिसीजन लेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिया को ज्वाइन करना है। इसके अलावा इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में टोटल 635 प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब 635 शाही रियासतें थी। उनके बारे में ये कहा गया था, उनको ऑप्शन दी गई थी, ठीक है, उनके पास ये चॉइस थी कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें और या इंडिया को ज्वाइन करें या अपनी एक अलग से स्टेट बना दें, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दें। लेकिन अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं या इंडिया को ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए 2 कंडीशंस जो थी वो फिक्स की गई थी। और 2 कंडीशंस तो ये थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को देखना था, अगर उनकी पॉपुलेशन मुस्लिम है या हिंदू है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन उनके पास ये थी कि उन्होंने अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन को देखना था कि उनकी जो स्टेट है, जो प्रिंसली स्टेट है उनकी, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो किस स्टेट के साथ मिल रही हैं, पाकिस्तान के साथ मिल रही हैं या इंडिया के साथ मिल रही हैं। ऐसा ना हो कि उनकी बाउंड्रीज जो है वो इंडिया के साथ मैच कर रही हो लेकिन वो स्टेट पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए मतलब जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी 2 कंडीशन फिक्स करके उन्हें आज़ादी दे दी गई थी कि उनकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें। तो इस तरह मतलब जो 3 जून प्लान था वो अनाउंस कर दिया गया था और सर रेड क्लिफ को मतलब ये ड्यूटी दे दी गई थी कि उन्होंने बाउंड्रीज लाइन को डिमार्केट करना है, मतलब उसकी निशानदेही करनी है, ठीक है। अब रेड क्लिफ अवार्ड में जो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की गई थी वो बच्चों ये ज्यादती की गई थी कि कश्मीर का इलाका जो कि पाकिस्तान के साथ मतलब उसकी बाउंड्रीज भी पाकिस्तान के साथ मैच कर रही थी, कोई भी ऐसा लैंड रूट नहीं था जो कि कश्मीर को इंडिया के साथ लिंक करता। लेकिन एक छोटा सा कच्चा सा रास्ता था जो कि रेड क्लिफ अवार्ड में इंडिया को दे दिया गया और वो इलाका इंडिया को देकर रेड क्लिफ ने इंडिया को कश्मीर तक पहुंचने का रास्ता दिया था। तो इस तरह से पाकिस्तान का मेन इलाका जो कि कश्मीर कंसीडर किया जाता था, तो उस कश्मीर पाकिस्तान को उसके इलाके से उसकी मतलब कुछ हिस्से से महरूम कर दिया गया और वो इंडिया को दे दिया गया। लेकिन चूंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 3 जून प्लान से पहले ही ये कह चुके थे कि उन्हें या मुस्लिम लीग की लीडरशिप को रेड क्लिफ का हर डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, किसी भी डिसीजन को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जितनी भी पाकिस्तान के साथ मतलब जो भी ज़्यादतियाँ की गई थी बाउंड्री कमीशन में की गई थी तो उन सबको एक्सेप्ट किया था। लेकिन कश्मीर का इशू एक ऐसा इशू था जिसे कायद-ए-आज़म ने भी मानने से इनकार कर दिया था और आखिरी वक्त तक कायद-ए-आज़म ने मतलब उसके लिए स्ट्रगल की थी, कश्मीर के लिए स्ट्रगल की थी। और अब तक भी अगर आप लोग देखें तो बेसिकली जो है मतलब इंडिया और पाकिस्तान में जो वजह है, मतलब जितनी भी उनके दरमियान जो वॉर्स हुई हैं या जो भी क्लैशेस अब तक हो रहे हैं, बॉर्डर क्लैशेस होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो कश्मीर इशू की वजह से होते हैं। तो ब्रिटिश जाते जाते मतलब इन दोनों स्टेट्स के लिए एक वो प्रॉब्लम जो थे इन फ्यूचर शायद अलग करे, सॉल्व हो जाए, लेकिन अभी तक वो सॉल्व नहीं हो सकी। तो इस तरह 3 जून प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया और एट द एंड 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एज अ सॉवरेन स्टेट वर्ल्ड मैप पे इमर्ज हुआ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, ठीक है। जो मतलब लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था कांग्रेस की लीडरशिप से कि पाकिस्तान कुछ अरसे के बाद दोबारा से इंडिया में शामिल हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट वर्ल्ड मैप पे अभी तक है। हाँ जी, तो ये सब कुछ जो भी मतलब हम लोगों ने पढ़ा है या पाकिस्तान जो हमें मिला है वो किसकी स्ट्रगल की वजह से मिला है? कायद-ए-आज़म की स्ट्रगल की वजह से मिला है। तो बच्चों यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैम जी मैम आप नेचर ऑफ फेडरेशन रिपीट कर दें प्लीज। ओके, मैं कर देती हूँ। इसके अलावा कोई और पॉइंट बच्चों जो आपने पूछना हो? नो मैम। गवर्नमेंट माना पूछ रहे हैं मुझसे कि फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा जी सा क्लियर मैम, करें, नेचर आपने ऑफ पूछना क्या है? मैम मैंने नेचर ऑफ फेडरेशन फेडरल टाइप पूछना, ऑफ नेचर
नेचर ऑफ फेडरेशन, ये फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है बच्चे, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाती है, ठीक है, जिसके अंडर मतलब तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो उसके अंडर काम करती हैं। जो लॉज जो हैं वो फिक्स किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो तमाम जो प्रोविंसेस होते हैं वो मतलब वो इस बात के पाबंद होते हैं कि उन्होंने उन लॉज को फॉलो करना है, उन्हें ओबे करना है। ओके मैम। मैम जी कल आपने कौन कौन से हाँ टॉपिक जी। करवाए थे? कल के लेक्चर में आपने कौन कौन से टॉपिक करवाए थे? कल हम लोगों ने एक तो इलेक्शंस ऑफ 1945 1946 पढ़ा था, और उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने वेवल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ा था। इलेक्शन वाला आपने पढ़ाया था, इलेक्शन। शिमला कॉन्फ्रेंस फिर हमने पहले पढ़ लिया होगा, क्योंकि वो तो उससे पहले हम लोगों ने किया हुआ था जी ना। मैम, जी तो वो मैम फिर शायद रिपीट हमने करवाया था। लोगों ने लास्ट वीक कर लिया। हाँ जी मैम इस चैप्टर में से सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जो कल आपने बताए थे। हाँ जी, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कर लें। अगर आपका पेपर मतलब आप लोगों को वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में जाकर करना पड़ा, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ पेपर अगर आपका हुआ, तो फिर उसके लिए आप लोग कर लें। बेहतर है कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें और 2 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लें। एक एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, और दूसरा पाकिस्तान रेजोल्यूशन। मैम जो पेपर आएगा वो इन्हीं दोनों से ही आएगा, इन्हीं दोनों लॉन्ग क्वेश्चन? ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लेकिन जो हमने बाकी पढ़ा है वो आपका शॉर्ट में इंक्लूड है। आपने ऐसे नहीं करना कि बाकी को छेड़ना ही नहीं है, बल्कि उन्हें चेक ही नहीं करना कि इसमें हमने पढ़ा क्या है। वो आपका चाहे आपका ट्रेडिशनल टाइप ऑफ पेपर हो या चाहे आपका ऑनलाइन पेपर हो, बाकी जो हमारा पूरा चैप्टर है वो आपका इंक्लूड है पेपर में ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। लॉन्ग के लिए आपने मैम सिर्फ 2 करने हैं। वो हाँ जी, हाँ जी नुमान। मैम ये जो आपने एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज वाला बताया टॉपिक, ये तो मैम बुक में है ही नहीं। वो तो है रिएक्शन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टुवर्ड्स मुस्लिम वाला है, यही वाला वो आप बता रही हैं मुस्लिम एक्टिविटीज वाला। हाँ जी, वही है। मतलब मैंने उसका नाम थोड़ा सा और बोल दिया, लेकिन चीज वही है। चले मैं आपकी बुक ओके में से मैम। देखती हूँ, आपकी बुक में उसका नाम